नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि इक्विटी इन्वेस्टर के रूप में मुझे डर नहीं लगता है जब रुपया गिरता है। क्यों? क्योंकि इतिहास मुझे बताता है जब रुपया गिरता है, कमजोर होता है, तो वो बताता है कि इकोनॉमी में कहाँ कमजोरी है और सरकार को सही निर्णय लेने के लिए वो बाध्य करता है। जी हाँ, खबर आ रही है कि सरकार ने विदेशी निवेश को पुनः आकर्षित करने के लिए बॉन्ड्स में कैपिटल गेन्स को हटाने और विथहोल्डिंग टैक्स को कम करने का निर्णय लिया है। जल्दी ही नीति स्पष्ट होगी और आपके पास खबर पहुंचेगी। यही तो वो तर्क था जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जब रुपया कमजोर होता है तो हम सही निर्णय लेना शुरू करते हैं। एक बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि हमारे बाजार को, आपको, मुझे, हमारी इकोनॉमी को और सरकार को भी ऐसा लगता है कि हमें विदेशी निवेश की जरूरत है। कारण क्या है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बात समझ में आएगी। तो वो विदेशी निवेश वापस कैसे आएगा, आपको भी इंतजार है, मुझे भी इंतजार है और बाजार को भी इंतजार है और गिरते हुए रुपए को भी इंतजार है कि विदेशी निवेशक वापस कब आएगा। और यही समझने के लिए वीडियो बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। पर यह समझने से पहले हमें समझना होगा कि विदेशी निवेशक गया क्यों है। जी हां, वो कारण पूरे होंगे तभी तो वो लौट के आएगा। तो आज हम कोशिश ये करेंगे कि विदेशी निवेशक गया क्यों है। और मैं आपसे वो बातें नहीं करूंगा जो सब करते हैं कि यहां पर एआई का ग्रोथ नहीं हो रहा है, वहां पर एआई का ग्रोथ है। ये सब बातें मैं आपके साथ नहीं करूंगा। मैं वो खास बात करूंगा जो बाध्य करता है कि विदेशी निवेशक यहां से गया क्यों है और वो सूरत हाल क्या होगा, वो वातावरण क्या होगा जब वो पुनः लौट के वापस आएगा। अपना वीडियो शुरू करूं, उसके साथ साथ आपको एक अच्छी खबर भी देना चाहता हूं। उसके बाद हम फ्लोस के ऊपर लौट के आते हैं कि विदेशी गया क्यों और आएगा कब। तो दोस्तों, मुबारकबाद देता हूं आपको। अच्छी खबर यह आई है कि इस साल जो हमारा वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है 2025-26 2025-26 के अंदर जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रही है, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट रही है, वो 7.7% रही है। यकीन होता है युद्ध चल रहा है, तेल महंगा हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं इकोनॉमी पे संकट है, महंगाई बढ़ने की आशंका है। पर यह साल हमने 2025-26 का वित्तीय वर्ष 7.7% जीडीपी ग्रोथ रेट पे खत्म किया है, जो मेजर इकोनॉमीज में सर्वाधिक है। कितनी खूबसूरत बात है। तो क्या इसमें कुछ ऐसा है जो हमें जानना और समझना चाहिए? बिल्कुल है। एक कमजोर बात भी आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जरूर 7.7% बढ़ी है, पर हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 8.9% ही बढ़ी है। और उसमें चिंता की बात क्या है कि इसने बजट टारगेट को पूरा नहीं किया है। बजट में हमारा टारगेट 10.1% था। इन दोनों जीडीपीज में क्या फर्क होता है मैं नहीं बताऊंगा। हम वीडियो पहले बना चुके हैं, विस्तार से देखिए। पिछले 2 साल से हिंदुस्तान की इकोनॉमी की सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह रही है दोस्तों कि हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट का टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट अगर 8.9% है और रियल जीडीपी ग्रोथ रेट अगर 7.7% है, तो दोनों के बीच का अंतर हुआ 1.2%। यह है हमारे इकोनॉमी की महंगाई जो कम है। जी हां, आरबीआई के इन्फ्लेशन को टारगेट करता है। आरबीआई वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करता है, टारगेट करता है। और आरबीआई का ये कहना है कि वो चाहते हैं हमारे देश की महंगाई 4% रहे, 4% रहे। और हमारी पिछले साल महंगाई रही 1.2% के आसपास। ये पूरी इकोनॉमी की महंगाई है। जिस महंगाई को आप जानते हैं सीपीआई, वो अलग है, वो चंद वस्तुओं की है। ये इकोनॉमी की हर वस्तु की महंगाई है। ये थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, 3% 4% के बीच में रहनी चाहिए, ताकि हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 10% को पार कर जाए। अब जानते हैं इसका प्रभाव क्या होगा। इसका प्रभाव ये हुआ है कि आपने ये तय किया था बजट में कि इस साल हमारी जीडीपी बढ़ के 347 लाख करोड़ हो जाएगी, 357 लाख करोड़ हो जाएगी। लेकिन हमारी जीडीपी 357 लाख करोड़ की जगह 346 लाख करोड़ ही हुई। 346 लाख करोड़ हुई। मतलब देश की आमदनी करीब करीब 11 लाख करोड़ से कम हुई। तो सरकार की टैक्स में आमदनी कम हुई। जब सरकार की टैक्स में आमदनी कम होती है तो सरकार खर्चा कम करती है। जब सरकार खर्चा कम करती है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कम होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट कम होता है तो जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाती है। और अगर सरकार खर्चा कम नहीं करेगी तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट का बढ़ना बहुत जरूरी है।
पर मैं आपको एक और दावा पेश करता हूं, मुझे पूरा यकीन है कि अगले साल की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट हम 10% को पार करेंगे। ये क्योंकि आज खबर आई थी इसलिए मैं आपको देना चाहता था। लौट के वापस फ्लोज की तरफ आते हैं तो दोस्तों, विदेशी कब आएगा इसको समझने के पहले आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विदेशी गया क्यों है, और इसके लिए मैं कुछ चार्ट्स को इस्तेमाल करूंगा और उन चार्ट्स को इस्तेमाल करके ही हमें समझ में आएगा कि विदेशी गया क्यों है। पिछला वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पास 40,000 सब्सक्राइबर्स हैं, देखा 60,000 सब्सक्राइबर्स ने। कितनी अच्छी बात है, अमूमन ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास 1 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं तो 50,000 लोग देखते हैं, पर मेरे पास 40,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 60,000 ने देखा है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो दुख की बात क्या है? इसमें 2 दुख की बात है। पहला, 40,000 जो सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से केवल 20,000 लोगों ने देखा, बाकी लोगों ने नहीं देखा। और जो बाकी 40,000 लोगों ने देखा उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। तो आपने अगर सब्सक्राइब किया है तो वो बेल, क्या मुझे ध्यान नहीं है बेल का कुछ होता है, वो आप कीजिए तो आपको बस नोटिफिकेशन आएगा ताकि आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ ये चार्ट्स लाने के लिए। क्या आपको ये चार्ट्स मिलते हैं और जगह? क्या आपने देखा है? राइट। और ये चार्ट्स में कुछ जगह तो ऐसी है जहां मुझे पेमेंट्स करने पड़ते हैं इस डेटा को निकालने के लिए, और तब जाके 3-4 दिन लगातार बैठता हूं, 6-6, 7-7 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठता हूं, तब मुझे ये चार्ट्स मिलते हैं और मैं आपके लिए चार्ट्स बनाता हूं। तो मुझे थोड़ी तो शक्ति दीजिए, थोड़ा तो ऊर्जा मेरे पे संचारित कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप देख तो रहे हैं, और देख रहे हैं इसका मतलब है कि अच्छा लग रहा है तभी देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ आपकी मदद कर रहा है तो आप देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वाकई में मेरे वीडियोस आपको मदद करते हैं इकोनॉमी को समझने में, बाजार को समझने में, निवेश को समझने में, तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हिंदुस्तान जितने डॉलर कमाता नहीं है उससे ज़्यादा खर्च करता है, और जब आप डॉलर ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपको डॉलर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो आवश्यकता कहाँ से आएंगे? आपने कमाए तो है नहीं और आपने खर्च कर दिए, तो आपको डॉलर फाइनेंस होना चाहिए। तो आपका डॉलर फाइनेंस कैसे होता है कि जो विदेशी आपके यहाँ के डॉलर्स जमा करता है आपके देश की तरक्की को देख के, आपके देश की तरक्की में भागीदारी चाहता है, वो इस आशा में हमारे देश में आता है कि यहाँ से कुछ पैसा कमा के लेके जाएगा। जी हाँ, वो इसी आशा से हमारे पास आता है कि वो कुछ पैसा कमा के लेके जाएगा और वो अपने डॉलर्स हमारे यहाँ के जमा करता है, और वो जो डॉलर जमा करता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं इस साल क्या हुआ? अब तक हिंदुस्तान में क्या होता था कि जब भी हिंदुस्तान की समस्या आती थी, समस्या ये नहीं आती थी कि विदेशी नहीं आ रहा है, समस्या ये आती थी कि हम डॉलर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे, जिसको आप करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, जो हमारी कमाई का 4-5% तक चला जाता था। और जब भी हमारा ये घाटा ही हुआ ना, आपने खर्चा ज़्यादा किया और कमाई कम की, जब भी हमारा डॉलर का घाटा इकोनॉमी की कमाई से 4-5% से ज्यादा हो जाता था, हमारा बाजार धड़ाम से गिरता था। तो इतिहास हमें यह बताता है कि हम घबराते तब हैं जब हमारा घाटा बढ़ जाता है। इस बार तो घाटा नहीं बढ़ा, हमारा घाटा तो बमुश्किल 1% के आसपास है। तो हमने कोई बहुत ज्यादा डॉलर्स खर्च नहीं किए हैं, बहुत ज्यादा घाटा हमें नहीं हुआ है। पहली बार हमें ऐसा हुआ है कि विदेशी जो पैसा डाल रहा था, निवेश कर रहा था, उसमें कमी आ गई है। अब उसमें कमी क्यों आई है? सबसे पहले हमें समझते हैं विदेशी कौन आता है हमारे पास में। ये जो विदेशी हमारे पास में आता है कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल है। और ये 3 तरह के निवेशक हैं जो हमारे पास में आते हैं। एक ऐसा निवेशक है जो बहुत लंबे समय के लिए आता है, इसको आप कैटेगरी 1 कहते हैं। ये हाईली रेगुलेटेड होता है, ये बहुत डिपेंडेबल होता है। ये सॉवरेन फंड्स हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट फंड्स हो सकते हैं, ये पेंशन फंड्स हो सकते हैं, ये इंश्योरेंस फंड्स हो सकते हैं। ये बहुत ऐसे फंड्स हैं जो कि बहुत लंबे समय के लिए होते हैं और ऐसी एंटिटीज के होते हैं जिनकी दुनिया में बहुत इज्जत होती है, दुनिया में बहुत क्रेडिबिलिटी होती है। और ये बड़े फंड्स होते हैं, बहुत बड़े फंड्स होते हैं, बिलियंस में ये फंड होते हैं। इनको हम कैटेगरी फंड्स कहते हैं, कैटेगरी 1 फंड्स कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ निवेश करते हैं। दूसरे दर्जे पे वो फंड्स होते हैं जो हमारे यहाँ पर निवेश करते हैं, जो हाईली रेगुलेटेड होते हैं, पर वो जब आते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं। जैसे विदेशी म्यूचुअल फंड्स हुए, विदेशी एसेट कंपनीज हुई, विदेशी पोर्टफोलियो मैनेजर्स हुए, विदेशी एसेट मैनेजर्स हुए। ये लोग जब हमारे यहाँ, यूनिवर्सिटी के एंडोमेंट प्लान्स हुए, ये जब पैसा हमारे पास में लेके आते हैं, ये भी अच्छा खासा पैसा लेके आते हैं, पर ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स के चक्कर में रहते हैं और इनका पैसा उतना स्टेबल नहीं होता है जितना कि पैसा
कैटेगरी 1 का स्टेबल होता है। तो ये हो गया कैटेगरी 2। अब होता है कैटेगरी 3 फंड्स जो हमारे पास में आते हैं। ये बहुत ही ऐसे फंड्स होते हैं जो फैमिली ऑफिसेज जैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं होते हैं। ये इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे ट्रेडर जैसे काम करता है ना, हॉट मनी जिसको आप बोलते हैं, हॉट मनी आपने सुना होगा, हेज फंड्स जिसको आपने सुना होगा, ये हेज फंड्स हॉट मनी वाला फंड्स होता है जिसको हम कैटेगरी 3 कहते हैं। एक अच्छी बात आपको बताऊं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमारे पास जो ज्यादा फंड आया है ना वो कैटेगरी 1 का है। जी हाँ, 90% फंड जो हमारे पास में है वो कैटेगरी 1 फंड का है, और ये जो पैसा निकल रहा है ना वो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 का है। पहले तो आप ये बात समझिए ताकि आपकी थोड़ी चिंता कम हो जाए, ये समझना बहुत जरूरी है कौन निकल रहा है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, कुछ चार्ट्स आपको दिखाऊंगा, आपको यकीन नहीं होगा फिर इतना हाई तौबा क्यों हो रहा है। तौबा इसलिए नहीं हो रहा है कि विदेशी बाजार से गया है, हाई तौबा इसलिए हो रहा है कि हमें डॉलर्स की इकोनॉमी में कमी हो गई। बाजार को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता। जी हाँ, मैं एविडेंस के साथ, प्रमाण के साथ आपको कहूंगा कि ये बाजार को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, पर हाँ रुपए को और इकोनॉमी को प्रभावित करता है। वो एक अलग मुद्दा है, उसको हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम समझते हैं पहला कारण विदेशी गया क्यों है। ये रहा दोस्तों आपके पास पहला चार्ट, पिछले करीब करीब 26 साल का चार्ट, 26-27 साल का चार्ट मैं आपके पास लेके आया हूँ। 1988-89 का चार्ट मैं आपके पास लेके आया हूँ। हर साल उन्होंने हिंदुस्तान में कितना पैसा जमा किया, और जो पैसा जमा किया क्यूमुलेटिव वो पैसा कितना बढ़ता चला गया, कितना बढ़ता चला गया। बढ़ते बढ़ते 2022-23 खत्म हुआ, 2023-24 आते आते 2023-24 आते आते उनका पैसा हमारे देश के अंदर करीब 202 बिलियन डॉलर्स हो गया। जी हाँ, और ये मैं बात कर रहा हूँ FIA इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें सारे इन्वेस्टमेंट शामिल है, सारे इन्वेस्टमेंट शामिल है। इक्विटी वाले ये मैं NSDL से निकाल के लेके आया हूँ। उसमें डेट नहीं है, इसमें म्यूचुअल फंड्स नहीं है, इसमें दूसरे कैटेगरीज वाले नहीं हैं, ये केवल इक्विटीज में, इक्विटीज के अंदर आके उन्होंने जो पैसा जमा किया है उसके मैं बात कर रहा हूं। तो हमारे शेयर बाजार में 2023-24 वित्तीय वर्ष के अंदर क्यूमुलेटिव मतलब जब से ये आना शुरू हुए हैं, इनका हमारे पास 202 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट था। गौर करने वाली बात क्या है, उस साल के बाद में 25 के अंदर, 26 के अंदर और इस साल जो वित्तीय वर्ष 27 FY 27 जिस साल में हम बात कर रहे हैं, पिछले 3 साल से लगातार पैसा निकल रहा है। जो उनका पैसा इकट्ठा होते होते 202 बिलियन डॉलर हो गया था, वो 154 बिलियन डॉलर रह गया है। जी हाँ, हमें 23 साल लगे 200 बिलियन डॉलर पहुंचने में, और 3 साल लगे 200 बिलियन डॉलर से 150 बिलियन डॉलर आने में। 50 बिलियन डॉलर के आसपास हमारे देश से पैसा निकल गया, और इसीलिए हमारे पास BOP की क्राइसिस हुई। क्राइसिस तो नहीं हुई पर चिंता हुई, और प्रधानमंत्री जी ने आपसे कहा कि खर्चा ना करें। तो क्या हो गया इन 3 सालों में? पहला, सबसे पहले ये समझिए, इसको दोस्तों बोलते हैं इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए मैं एक दुकान में, सेठ जी की दुकान है, सेठ जी की दुकान में 20,000 रुपए महीने पे काम करता हूं, और मैंने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत जगह लोगों से मिला, बहुत नौकरी की तलाश की, जो भी मुझे पैसा दे रहा था वो इससे कम था, और ये मुझे सर्वाधिक पैसा मिल रहा था 20,000 रुपए एक दुकान में काम करते हुए। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो मेरी अपॉर्चुनिटी है कि इतना पैसा मैं काम करके बाजार में कमा सकता हूं। अब थोड़ा सोचिए कि आप भी एक दुकानदार हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनती हूं, ईमानदारी से काम करता हूं। आप मुझे कहते हैं कि तो आजा मेरे पास, मेरे दुकान में काम कर। अब आप मुझे बताइए, आप मुझे कितना पैसा ऑफर करेंगे, पेशकश देंगे कि मैं आपके पास में आके नौकरी करूं? अगर आप मुझे 20,000 रुपए देंगे तो क्या मैं आपके पास आऊंगा? नहीं आऊंगा। अगर आप मुझे 21,000 रुपए देंगे, क्या मैं आपके पास आऊंगा? हो सकता है, लेकिन मैं सोचूंगा आप नए हैं, जिस एज के साथ मैं काम कर रहा हूं, 5 साल से उसके साथ काम कर रहा हूं, जानता हूं, पहचानता हूं, हल्ला नहीं करता है, डांट नहीं मारता है, कभी कभी दूसरे सहयोग भी करता है, मेरे साथ प्रेम से बर्ताव करता है, क्या 1,000 रुपए के लिए मुझे छोड़ के जाना मैं आपको मना कर दूंगा? फिर आप मुझे बोलेंगे 22,000, 23,000, 24,000, कुछ आप मुझे पैसा बढ़ाएंगे, और हो सकता है कि एक पैसे पे मैं आपके पास आ जाऊं, 24,000 रुपए महीने पे आपके पास आता हूं। तो जब मैं आपके पास 24,000 रुपए के लिए आपके पास में आता हूं, तो 24,000 रुपए मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। मैं क्या कॉस्ट छोड़ के किस कॉस्ट पे जाता हूं, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। आप भी याद कीजिए,
आप शुरू से तो इक्विटीज में निवेश नहीं कर रहे हैं, शुरू से तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश नहीं कर रहे हैं। आप कहाँ निवेश करते थे? आप पोस्ट ऑफिस में निवेश करते थे, आप एफडी में निवेश करते थे। तो जब भी आपको जिंदगी में पहली बार किसी ने कहा कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें, तो क्या आप क्या सोच के आए थे कि 7% ही इक्विटी में कमाएंगे? नहीं ना, आपने सोचा कि 10%, 11%, 12% कमाऊंगा तभी तो इक्विटी में जाऊंगा। जब तक आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा आपकी कॉस्ट नहीं मिलती है, आप नहीं जाते हैं। अब एक विदेशी निवेशक अगर अमेरिका छोड़ के हमारे पास निवेश करने आया है तो क्यों आएगा बताइए? ज्यादा कमाने के लिए तो आएगा। मैं आपकी दुकान में तभी तो आऊंगा जब आप मुझे ज्यादा कमाई देंगे, ज्यादा भी बहुत ज्यादा कमाई देंगे। जी हाँ, पिछले 3 साल से ये नहीं हो रहा है। आपके सामने तस्वीर है, ध्यान से देखिएगा। वो डॉलर में गणना करते हैं, हम रुपए में गणना करते हैं। 1 जनवरी 2021, 1 जन 2021 से अगर आप देखें निफ्टी ने क्या प्रदर्शन किया है, आपके और मेरे लिए 100 रुपया बढ़ के 171 रुपया हो गया है, पर उनके लिए $100 बढ़ के केवल $131 हुआ है। मेरा रिटर्न और उसके रिटर्न में बहुत फर्क है। मेरे रिटर्न के अंदर 10.5%, पौने 11% के आसपास मुझे और आपको रिटर्न मिला है, लेकिन उनको रिटर्न केवल 5.25% मिला है। इस रिटर्न को याद रखिएगा, 5.25% रिटर्न उनको 4 साल में मिला है, और इस 5.25% रिटर्न के ऊपर भी उनको क्या देना है? 12.5% का उनको टैक्स देना है। तो 12.5% का टैक्स देने के बाद में ध्यान से देखिए ये रिटर्न कितना रह जाएगा। ये 4, 4.5, 4.25% के आसपास रिटर्न हो जाएगा। तो अपने देश को छोड़ के क्या वो 4% कमाने के लिए हिंदुस्तान में आया है? अपने आप को उनके जूते में रखिए, आपको बात समझ में आएगी। जी हाँ, इसी का मैं विस्तार करता हूं। केवल ये एक कारण नहीं है, दूसरे बहुत से कारण हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि विदेशी गया क्यों है, तभी हम समझेंगे वो दोबारा आएगा कैसे। एक तर्क आपको ये लगातार दिया गया है, बार बार दिया गया है कि इंडिया से पैसा निकल के कोरिया में गया है, इंडिया से पैसा निकल के ताइवान में गया है, इंडिया से पैसा निकल के जापान में गया है, इंडिया से पैसा निकल के चाइना में गया है। जी हाँ, बिल्कुल बात सही है, पर अधूरी बात है। एमर्जिंग मार्केट से पैसा निकला है। एमर्जिंग मार्केट्स में केवल अकेला एक मार्केट है जहां पर पैसा गया है, वो चीन। चीन में पैसा क्यों गया है ये मुद्दा नहीं है, हम कभी और बात करेंगे कि चीन में पैसा क्यों गया है। पर अगर आप ध्यान से देखें, मैंने बहुत मेहनत करके चार्ट बनाया है कि ग्लोबल मनी कहां जा रही है। पिछले 2-3 सालों से ग्लोबल मनी यूरोप में ज्यादा जा रही है। अमेरिका से भी ज्यादा पैसा यूरो एरिया में गया है, और यूरो एरिया, यूरो को अगर आप देखेंगे वो डॉलर के सामने मजबूत हुआ है दोस्तों, बहुत मजबूत हुआ है। 10 से 12% के आसपास यूरो डॉलर के सामने मजबूत हुआ है। तो पिछले 3-4 सालों में विदेशी पैसा निकाल के यूरोप में लेके आया है, विदेशी पैसा निकाल के यूएस में ले गया है, विदेशी पैसा निकाल के चीन और जापान में ले गया। कोरिया में भी लेके नहीं गया, कोरिया से भी पैसा निकला है और इंडिया से ज्यादा पैसा निकला है, जबकि कोरिया का रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। तो हमें समझना होगा वो बड़ा कारण जो अमेरिका में है, और उस बड़े कारण को अगर आपको समझना है कि पैसा निकल के यूरोप में क्यों गया है, पैसा निकल के अमेरिका में क्यों गया है, एक दूसरा चार्ट है जो मैंने साथ में रखा है। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। यहां मैं दिखा रहा हूं पिछले 4 सालों से, 2020-21 से लेके 2026-27 जो हमारा साल चल रहा है, इन 5 सालों की मैंने कोशिश की है आपको बताने की कि इन 5 सालों में विदेशी ने कितना पैसा हमारे पास से निकाला। ध्यान से देखिएगा, 2020-21 में विदेशी ने $35 बिलियन हिंदुस्तान में जमा किए। 2021-22 के अंदर उसका पैसा जो हमारे पास में आया वो $35 बिलियन से गिर के $35 बिलियन से गिर के $12 बिलियन रह गया। जी हाँ, अ फॉल ऑफ सो मच, $35 बिलियन से गिर के $12 बिलियन रह गया। उसके बाद उसने हमें $18 बिलियन पैसा दिया। उसके बाद उसने पुनः 23-24 में उसने हमें $32 बिलियन पैसा दिया। यहां तक कोई समस्या नहीं थी, यहां तक हमारे पास उनका $202 बिलियन क्यूमुलेटिव हो गया, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। यहां तक कहानी ठीक ठाक चल रही है, पर अचानक वहां से कहानी बदलना शुरू होती है। क्यों बदलना शुरू होती है? ध्यान से देखिएगा। अगले साल 24-25 में नेगेटिव $12 बिलियन, उन्होंने $12 बिलियन हिंदुस्तान से निकाल लिया। 2025-26 में $15 बिलियन निकाल दिया, और इस साल वो 10-11 बिलियन निकाल चुके हैं। आप जानते हैं क्यों? अब आप केंद्रित हो जाइए ब्लू रंग के कॉलम के ऊपर, और ये आपको क्या दिखाता है? अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ रही है। जी हाँ,
पहली बार जब 4% ब्याज दर हुई उनको डर नहीं लगा, उनको यह आशा थी कि ब्याज दरें यहां पर नहीं टिकेंगी और ब्याज दरें वापस नीचे आ जाएंगी। पर 2023-24 के बाद ब्याज दरें 4% के ऊपर अटकी हुई हैं और अब तो बढ़ के 4.5% के आसपास गई है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद आया आपको? बहुत विस्तार से मैं बात करने वाला हूं। अगला टेबल मैं आपको दिखाऊंगा और वो आपको साफ कर देगा कि विदेशी हमारे पास से क्यों आया है। और ये टेबल अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आएगा वो दोबारा कब हमारे पास में वापस आएगा। वो वीडियो शायद मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं बनेगी, जरूर बनाऊंगा लेकिन जरूरत ही नहीं रहेगी अगर आपको ये चार्ट समझ में आ गया जो मैं अगला आपको दिखाने वाला हूं, जिसकी बुनियाद यही है। और वो बुनियाद क्या है? अमेरिका की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को याद रखिएगा अगर आपको समझना है विदेशी गया क्यों है। Why FIs are selling? इस चार्ट को समझने की हम कोशिश करेंगे, थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन हाँ जरूरी है समझना। वही साल हैं 2020-21 से लेके 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर्स हैं। इन फाइनेंशियल ईयर्स में सबसे पहले इक्विटी को हम समझते हैं। व्हाट हैज हैपन इन इंडिया। पहले जो कॉलम आपको नजर आ रहा है एफआईज इक्विटीज का, यहां पर आप देख रहे हैं कब उन्होंने पैसा डाला और कब उन्होंने पैसा निकाला। इसमें 4 साल हैं। 21-22 में पैसा निकाला क्योंकि अचानक से ब्याज दरें डबल हो गई। कैसे डबल हो गई? ध्यान से देखिए, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखिए। 2021 बॉन्ड यील्ड्स आर 0.9%, 0.9%। 21-22 बॉन्ड यील्ड्स आर 1.6%, डबल बढ़ रही हैं। बढ़ती हुई बॉन्ड यील्ड्स अमेरिकन को हमेशा चिंतित करती हैं और जब आप चिंतित होते हैं ना तो पैसा रखते नहीं हैं, पैसा निकालते हैं, क्योंकि फिर आपकी आदत भी हो जाती है जब वो लंबा चलती है। बहुत गौर से देखिएगा, उन्होंने $18 बिलियन निकाल दिया। अगले साल ये बढ़ के 3.4% हो गई। उन्होंने 5.55 बिलियन डॉलर्स पैसा निकाल लिया। 22-23 में 5 बिलियन डॉलर्स निकाल दिया। 23-24 के अंदर उन्होंने 25 बिलियन डॉलर्स पैसा डाल दिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि तब फेड ने थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को कम करने की घोषणा की और कहा कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि यहां से हम फेड फंड्स रेट को कम कर सकते हैं। जी हाँ, 23-24 वो साल था। सितंबर 24 में हम भी बहुत हिम्मत वाले थे। आपको याद है कितना जबरदस्त जोश के साथ हम 2024 में पैसा जमा कर रहे थे। तो 2024 में दुनिया में बड़ा जोश था। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ के 4.1% हो गई, फिर भी उन्होंने हमें पैसा दिया। और उसके बाद तो 2024-25, 25-26, 26-27 लगातार उन्होंने पैसा निकाला क्योंकि उनकी बॉन्ड यील्ड 4 के ऊपर बनी हुई हैं। अब बहुत ध्यान से समझेंगे। आने वाला अगला वाला आप देखिए और ध्यान से देखिएगा। आने वाला उसके अगला जो कॉलम है, इस कॉलम में मैंने आपको इंडियन बॉन्ड्स का आपको दिखाया है बॉन्ड यील्ड्स, जो कि 6% से बढ़ के इन सालों में 7% हो गया। बढ़त देखिए कहां ज्यादा बढ़त हुई है, इंडिया का बॉन्ड यील्ड 6% से बढ़ के 7%, 1% बढ़ा है। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड 1% से बढ़ के 4.5% हो गई। कितनी अजीब सी बात है। 3.5% अमेरिका में पिछले 4-5 सालों में 3.5% से ब्याज दरें बढ़ी है। हिंदुस्तान में केवल 1% से ब्याज दरें बढ़ी है। तो दोनों के बीच का अंतर कम हो गया। हिंदुस्तान के अंदर ब्याज आज से 5 साल पहले अमेरिका के मुकाबले 5.1% ज्यादा था और आज हिंदुस्तान का ब्याज 2.6% ज्यादा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको याद है ना? अब और ज्यादा जरूरी बात, बहुत जरूरी है, ध्यान से, बहुत कम लोग ये बात करते हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, इक्विटीज के अंदर नॉर्मली जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, वो कैसे सोचते हैं? वो ये नहीं सोचते हैं कि कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो रहा है, वो ये सोचते हैं कि बिजनेस कितना तेजी से बढ़ रहा है। अगर कोई प्रमोटर है जिसने कंपनी बनाई है, वो तो रोजाना अपने शेयर्स नहीं बेचता है ना। आपने मैंने शेयर्स खरीदे हैं, शेयर के भाव दुगने हो गए, हम शेयर को बेच देते हैं क्योंकि हमें एप्रिसिएशन कमाना है। पर जो प्रमोटर है वो तो जिंदगी भर शेयर्स को अपने पास रखता है, अपने बच्चों को देके जाता है। टाटास बिरलास की कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि 100 साल पुरानी हैं और 100 साल से वो शेयर्स लेके अपने पास में बैठे हुए हैं। तो वो क्या कमाई करते होंगे? वो तो शेयर्स बेचते ही नहीं है, तो वो क्या कमाई करते होंगे? उनकी कमाई होती है अर्निंग्स मतलब बिजनेस से जो अर्निंग्स हो रही हैं, जिसको आप अर्निंग पर शेयर भी कहते हैं, जिसको आप प्रॉफिट्स भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं कि आप शेयर का भाव क्या है और उस पर आपको अर्निंग्स क्या हो रही है, ईपीएस क्या हो रही है। तो ईपीएस को अगर आप शेयर के भाव से डिवाइड करेंगे तो उसको बोलते हैं अर्निंग ईल्ड बोलते हैं उसको। तो यहां पर सेंसेक्स
जो है सेंसेक्स को, अगर आप सेंसेक्स का जो भी सेंसेक्स का, यहां मैंने सेंसेक्स लिखा है, सेंसेक्स की जो भी वैल्यू है उसको अगर आप भाग देंगे किसमें, सेंसेक्स के ईपीएस में, तो आपको अर्निंग्स नजर आएंगी। अब ध्यान से देखिएगा, इंडिया की अर्निंग्स क्या थी 2020-21 में 3.6%, 21-22 में कितनी हो गई 3.4%, 22-23 में क्या हो गई 4.4%, 23-24 में क्या हो गई 4.1%, 24-25 में क्या हो गई 4.3%, 25-26 में क्या हो गई 4.4%, 26-27 में क्या हो गई 4.8%। ये अच्छी बात है, जितनी ज्यादा अर्निंग यील्ड बढ़ेगी इसका मतलब बाजार उतना सस्ता हो रहा है। कैसे साबित होता है, एक कॉलम में आइए जहां मैंने लिखा है सेंसेक्स का पी। जब सेंसेक्स का पी ज्यादा था तो अर्निंग यील्ड कम थी, जब सेंसेक्स का पी कम हो गया तो अर्निंग यील्ड ज्यादा हो गई। तो बात समझ में आ गई। तो बड़े लोग क्या देखते हैं, जो बहुत लंबे समय तक इक्विटीज में रहते हैं, वो इक्विटीज की अर्निंग यील्ड देखते हैं, और ये अर्निंग यील्ड हमें बताती है कि बाजार महंगा है या सस्ता है। अब और जरूरी बात समझते हैं, उसी बात को ध्यान से समझिएगा जो मैंने आपसे कहा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक विदेशी जब हमारे पास में आया था 2021 में, तो वो क्या सोच के आया था, वो 3 बातें सोच के आया था। पहली, अमेरिका में ब्याज दरें बहुत कम है, हिंदुस्तान के अंदर ब्याज दरें हमसे ज्यादा हैं, मुझे गैप 5.1% का मिल रहा है, हिंदुस्तान के अंदर 4% के आसपास अर्निंग यील्ड मिल रही है, मैं हिंदुस्तान में जाके ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। इसको बोलते हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम। मैं रिस्क ले रहा हूं इक्विटी में, हिंदुस्तान उनके लिए रिस्की है। हर एक को अपना देश सेफ लगता है, आपको भी और मेरे को भी हिंदुस्तान सेफ लगता है। हम हिंदुस्तान में पैसा जमा करना चाहते हैं, हम विदेश में पैसा जमा नहीं करना चाहते, अपने घर में हम सेफ महसूस करते हैं। वैसे एक अमेरिकन भी अपने घर में सेफ महसूस करता है। वो जब अमेरिका से पैसा निकाल के इंडिया को पैसा देता है तो उसको लगता है कि वो रिस्क ले रहा है, और जब वो रिस्क ले रहा है तो ये मानता है कि इंडिया में मेरी कमाई अमेरिका की कमाई से ज्यादा होनी चाहिए। इसको बोलते हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम। अब इक्विटी रिस्क प्रीमियम हिंदुस्तान में 2.7% मिल रहा था। क्या मतलब होता है 2.7%? 2.7% का मतलब यह है कि हमारे पास जो रिटर्न मिल रहा है, आप देख सकते हैं जो स्प्रेड हमारे पास में है वो कितना ज्यादा है। स्प्रेड मतलब 5.1% का जो हमारा बॉन्ड स्प्रेड है वो 3.6% से 2.7% ज्यादा है। तो मैं हिंदुस्तान में जा सकता हूं, मेरे पास 3.25% का स्प्रेड है, मेरे पास 3.25% का रिटर्न हिंदुस्तान में अमेरिका मुकाबले ज्यादा है। मैं अमेरिका से निकल के इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता हूं, मेरे को जो रिस्क ले रहा हूं उसका प्रीमियम मिल रहा है, मुझे रिस्क के लिए ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। इसको इक्विटी रिस्क प्रीमियम कहते हैं। समझ गए आप? तो इसलिए वो हिंदुस्तान में आया। लेकिन इसी इक्विटी रिस्क प्रीमियम को आप देखिए, जैसे जैसे अमेरिका के अंदर बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगी, इंडिया की बॉन्ड यील्ड में और अमेरिका की बॉन्ड यील्ड का स्प्रेड कम होने लगा, तो इक्विटी रिस्क प्रीमियम कितना कम हो गया, 0.4% हो गया। अब अमेरिका में जो आदमी बैठा है वो क्या सोचता है कि इंडिया में अगर मैं जाता हूं तो अमेरिका के मुकाबले मेरे को केवल 0.5% ज्यादा कमाई होगी, और उस पर भी मुझे टैक्स देना होगा। इतनी कम कमाई है, उस कमाई पे भी टैक्स देना है, तो बताइए वो आपके पास क्यों होगा? माफी चाहता हूं, जानता हूं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर हमें चीजों को समझना पड़ता है, चाहे कितनी हुई जटिल क्यों ना हो। आप अगर अपने आप को विदेशी की जगह रखेंगे तो आप इस बात को समझेंगे। दोस्तों, वो रिस्क लेता है, अपने घर से निकल के हमारे पास में आता है, वो ज्यादा कमाने के लिए आता है, पर वो ज्यादा कमा नहीं पाता है क्योंकि उसके देश में ब्याज दरें बढ़ रही है। हर बार मैंने आपसे कहा है, इन्वेस्टिंग में जो सबसे जरूरी चीज समझना है वो 2 ही चीजें हैं, महंगाई और ब्याज दरें। ध्यान से देखिए, हमारी ब्याज दरों में उनकी ब्याज दरों में जो अंतर 5.1% का होता था वो 2.6% का रह गया है, और यही कारण है कि कैपिटल अकाउंट में हमारे पास डॉलर्स नहीं आ रहे हैं। क्या ये अंतर बढ़ेगा? क्या हम कुछ करेंगे कि हमारा ये अंतर बढ़े? ये हम आगे जाके बात करेंगे, पर वो बात करना जरूरी है। ये टेबल की सूरत हाल अगर रही तो विदेशी आपके पास में नहीं आएगा, पर क्या ये सूरत बदलेगी? क्या इस सूरत को बदलने के लिए अमेरिका की ब्याज दरें कम होनी पड़ेंगी कि हिंदुस्तान की ब्याज दरें बढ़नी पड़ेगी? ये बहुत जरूरी सवाल है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि अमेरिका इतनी ज्यादा ब्याज दरों के साथ काम कर ही नहीं सकता है। जी हाँ, यही तो वो बात है जो हमें समझनी है। लेकिन फिर कभी, क्योंकि आज का वीडियो लंबा हो जाएगा और आज के वीडियो का वो बात भी नहीं है कि अमेरिका में कब ऐसा होगा, पर ऐसा होगा और जरूर होगा। अब मैंने आपसे शुरुआत में एक बात कही थी कि विदेशी, किस प्रकार का विदेशी हमारे यहाँ के निवेश करता है। 3 कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी। उसमें जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा लेके आती है, ये लॉन्ग टर्म, लॉन्ग मतलब जबरदस्त लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, सॉवरेन फंड्स हैं,
रिटायरमेंट फंड्स हैं और हाईली रेगुलेटेड फंड्स हैं। ये जब कहीं आते हैं तो सालों साल बैठे रहते हैं। और ये ऐसे फंड हैं जो रिस्क भी ज्यादा नहीं लेते हैं। तो इनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि हम रीजनेबल रिस्क लें और रिस्क एडजस्टेड मैक्सिमम रिटर्न कमाएं। ज्यादा जोखिम लेना नहीं चाहते और ज्यादा आना जाना भी नहीं करते हैं, ज्यादा खरीद फरोख्त और बेच खरीद भी नहीं करते हैं। ये शांति के साथ लंबे समय तक बैठे रहते हैं। तो आप जानते हैं इनके निवेश करने का तरीका क्या है? ये एक्टिव मैनेजमेंट नहीं करते हैं, ये बहुत ज्यादा कमाने की कोशिश नहीं करते, रीजनेबली ज्यादा मिल जाए बस वही कोशिश करते हैं और इसके लिए डाइवर्सिफाई करते रहते हैं और जहां जाते हैं लंबे समय तक रहते हैं। तो ये जिस को फॉलो करते हैं ना, उसको पैसिव इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो हमारे पास जितना भी पैसा इन दिनों आ रहा है, पिछले कुछ सालों से, 5-7-10 सालों से जो पैसा आ रहा है, वो बेझिझक मैं आपसे कहता हूं 80-90% पैसिव इन्वेस्टिंग से आता है, एक्टिव इन्वेस्टिंग से नहीं आता है। और जो पैसिव इन्वेस्टिंग से जो पैसा हमारे पास में आता है ना, ये MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के वेट को देखता है। क्या मतलब हुआ? ये जो पैसिव इन्वेस्टिंग का पैसा आता है, दो तरीके से आता है। पहले तो पैसिव इन्वेस्टिंग में अगर $100 हिंदुस्तान में आ रहे हैं तो $80-90 पैसिव में आएंगे। पैसिव में जो $80-90 आ रहे हैं वो कैसे आते हैं? वो दो तरीके से आते हैं। या तो वो एमर्जिंग मार्केट फंड्स के जरिए आते हैं। एमर्जिंग मार्केट फंड्स का मतलब क्या होता है? MSCI का एमर्जिंग मार्केट फंड है जिसमें 10-12 एमर्जिंग मार्केट्स हैं, हर एक का अपना वेट है। तो जब आप उस फंड में पैसा डालते हैं तो आपने इंडिया में भी पैसा डाला, चीन में भी डाला, ताइवान में भी डाला, साउथ अफ्रीका में भी डाला, रशिया में भी डाला, सब जगह आपने पैसा डाला, एमर्जिंग मार्केट्स में आपका पैसा चला गया। दूसरा होता है इंडिया डेडिकेटेड फंड, कि ये पैसा केवल इंडिया में लगेगा, जिसको आप इंडिया डेडिकेटेड फंड कहते हैं। दोबारा समझते हैं, आपके पास $100 आए, 100 में से $10 ही एक्टिव फंड्स के अंदर गए, $90 पैसिव फंड्स में आ गए। पैसिव फंड्स में से भी 90 में से भी $80 जो आएंगे ना, वो एमर्जिंग मार्केट फंड में आएंगे, इंडिया डेडिकेटेड में नहीं आएंगे। क्या मतलब हुआ? 80% पैसा तो आपको एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के जरिए ही आएगा। और एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स पैसिव इन्वेस्टिंग है और वो किसको फॉलो करता है? MSCI इंडेक्स फंड को फॉलो करता है। और MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स फंड में इंडिया के साथ क्या हुआ, ध्यान से देखिए। 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक लगातार आपका वेट बढ़ता रहा। तो जब भी कोई आदमी पैसा अमेरिका से लेके आता है एमर्जिंग मार्केट्स में, एमर्जिंग मार्केट फंड में पैसा डालता है, तो वो FII 24-20% 2024 तक उस सारे पैसे का 20% इंडिया में इन्वेस्ट करता है। 20% का। तो वो तस्वीर आपको याद आई, मैंने आपको बताई थी 26 साल से जो पैसा आ रहा है, लगातार इंडिया में पैसा बढ़ रहा था क्योंकि इंडिया का वेट लगातार बढ़ रहा था। दुर्भाग्य से 24 के बाद पैसा क्यों निकलना शुरू हुआ? जो मैंने आपको बताया था, $202 बिलियन से $202 बिलियन से गिर के हम 154 बिलियन, $50 बिलियन हमारा चला गया। क्यों चला गया? ये पैसिव इन्वेस्टिंग है। हमारा वेट कम हो गया, हमारा वेट आधा रह गया है दोस्तों। इस महीने जो रिपोर्ट आई है उसमें 10.87 का है। इसलिए मजबूरी में नया पैसा आपके पास नहीं आता है और पुराने जो कट्टर पैसिव इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाले लोग होते हैं वो अपना वेट मेंटेन करते हैं और वो पैसा निकालते हैं। वो पैसा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इंडिया का वेट कम हो रहा है। अब यहां बहस हो सकती है, मुर्गी पहले या अंडा। मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता। वेट कम होने से पैसा निकल रहा है कि पैसा निकलने से वेट कम हो रहा है? पर वेट कम होने में एक बड़ा कारण रुपया भी होता है, बड़ा कारण इकोनॉमी के दूसरे कारण भी होते हैं। तो वेट उन्होंने कम क्यों किया, ये मुद्दा नहीं है। वेट कम होने से पैसा हमारे पास में निकलता है। तो क्या ये बहुत चिंता की बात है? बिल्कुल नहीं। वेट अगर कम हुआ है तो वापस बढ़ता भी है। और कैसे बढ़ता है, किन सूरत हाल में बढ़ता है, वही तो हम बात करेंगे। तभी तो हमें समझ में आएगा कि विदेशी जो गया है वो वापस कब आएगा। लेकिन पहले हम इस बात को खत्म कर लें कि विदेशी गया क्यों है। तीसरा कारण आपके सामने है। ये तीसरा कारण है MSCI में किसी भी देश को देख लीजिए, जो खास देश है मैं उनको दिखा रहा हूं, बड़े देश में आपको दिखा रहा हूं जिनके नाम लेके आए हूं, इंडोनेशिया, इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान, चाइना और साउथ कोरिया। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें 2025 जनवरी 26 तक 2000 जनवरी 26 तक 4 महीने पहले तक हिंदुस्तान का जो P वैल्यूएशन था वो दुनिया में सबसे ज्यादा था। तो विदेशी क्या कहता है, एक तरफ तो आप दुनिया में सबसे महंगे हैं और दूसरी तरफ आप मुझे सबसे कम रिटर्न दे रहे हैं। तो दो बातें एक साथ हो रही है, आप मेरे से भाव भी ज्यादा ले रहे हैं और आप मुझे रिटर्न भी कम दे रहे हैं। मेरा इक्विटी रिस्क प्रीमियम बहुत कम होता जा रहा है। तो भाई
मैं यहाँ पैसा नहीं रखूंगा, और यही कारण है कि MSCI में आपका वेट भी कम होता चला गया। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि अब यहाँ से आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान का जो रिस्क प्रीमियम है, जो रिस्क पी वैल्यूएशन है, वो शनै शनै कम होने लगा है। ताइवान का हमसे आगे निकल गया है, और कोरिया का साउथ कोरिया का करीब करीब हमारे साथ पहुंच गया है, शायद हमसे आगे निकल जाएगा। और जैसे ही ये होगा, हिंदुस्तान में वापस वो आना शुरू करेंगे। ये कैपिटल फ्लोज है दोस्तों, ये किसी देश के नहीं होते हैं, ये रिटर्न के होते हैं। मक्खियां वहीं जाती हैं जहाँ गुड़ होता है, इनके साथ भी यही है। कैपिटल वहीं जाता है जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी होती है। यहाँ प्रायोरिटीज प्रॉफिट्स होते हैं, रिटर्न्स होते हैं, यहाँ प्रायोरिटीज दोस्ती नहीं होती हैं। जी हाँ, ये किसी के दोस्त नहीं है। जहाँ इनको लाभ मिलता है, जहाँ इनको मुनाफा मिलता है, जहाँ इनको इज्जत मिलती है, जहाँ इनको अच्छा वातावरण मिलता है, वहीं जाके ये निवेश करते हैं। लेकिन ये गए हैं तो आपको चिंता क्यों नहीं करनी है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये अभी भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा निवेश करते हैं। अगर इनका कुल निवेश देखें, इनका कुल निवेश है करीब करीब $202 बिलियन। अगर मैं तर्जुमा करूं, मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा जहां आपको नजर आएगा करीब करीब 70 लाख करोड़ के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने केवल 3.5 लाख करोड़ रुपया निकाला। 3.5 लाख करोड़ निकालने के बाद 70 लाख करोड़ रुपया इनके पास में है। तो इनका हमारे पास 73.5 लाख करोड़ था, 73.5 लाख करोड़ था। 73.5 लाख करोड़ में से इन्होंने 3.5 लाख करोड़ निकाला है। आज भी 70 लाख करोड़ इनके पास में है। तस्वीर आपके सामने है 2025-26 में। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, विदेशी पैसा म्यूचुअल फंड से ज्यादा है। इक्विटीज के अंदर, कस्टोडियन की बात कर रहा हूं, इक्विटीज म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ऑल पुट टुगेदर, नॉट इक्विटीज, इक्विटी डेट एवरीथिंग, ऑल पुट टुगेदर, इनका पैसा आज भी अभी भी म्यूचुअल फंड से ज्यादा है। हाँ, दोनों का अंतर कम हो गया है। 2011-12 में म्यूचुअल फंड से दुगना इनके पास पैसा था। 2015-16 में म्यूचुअल फंड से अगेन दुगना पैसा इनके पास में था। 2019-20 में म्यूचुअल फंड्स के पास 19 लाख करोड़ था, इनके पास 25 लाख करोड़ था। आज हमारे पास म्यूचुअल फंड्स का 68 लाख करोड़ है और विदेशियों का करीब करीब 70 लाख करोड़ है। तो चिंता मत कीजिए, अभी भी उनका ज्यादा पैसा हमारे पास है। दे हैव टेकन ओनली 3.5 लाख करोड़ आउट ऑफ 73 लाख करोड़। यह बात समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर उनको विश्वास होता कि यह पैसा नहीं बनता तो ये सारा पैसा निकलता ना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक वहम जो हमारे अंदर है कि विदेशी जब पैसा निकालता है तो बाजार गिरता है। जी नहीं, जब भी बाजार गिरा है, जब भी विदेशी ने पिछले 20 साल में पैसा निकाला है, वो साल में आपके सामने लेके आए हूं। आपके सामने तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। पहली बार उन्होंने पैसा निकाला 2008, 2009, 2008, 2009। दे हैव टेकन आउट $10 बिलियन। उस वक्त बाजार में 38% की गिरावट हुई। तो आप कह सकते हैं विदेशी जब पैसा निकालता है तो बाजार गिरता है। दे विड्रॉ $10 बिलियन और हमारा बाजार 38% गिर गया। उसके बाद अगली बार उन्होंने पैसा निकाला 2015-16 के अंदर, 2015-16 में $2 बिलियन उन्होंने पैसा निकाला। $2 बिलियन पैसा निकालने के बाद हमारे बाजार के अंदर -9%, 9% की बाजार में गिरावट हुई। उसके बाद 2021-22 में इन्होंने $18 बिलियन पैसा निकाला, $18 बिलियन। 2008-2009 कितना पैसा निकाला था इन्होंने? $10 बिलियन। बाजार कितना गिरा था? 38%। और 2021-22 में इन्होंने कितना पैसा निकाला? $18 बिलियन, जो 80% ज्यादा था 2008-9 में। लेकिन आपके बाजार का रिटर्न है 18%। $18 बिलियन पैसा निकाला, बाजार का रिटर्न 18%। 2022-23 में इन्होंने $5 बिलियन पैसा निकाला, बाजार का रिटर्न 1%। 2024-25 में इन्होंने फिर से $14 बिलियन, करीब करीब 14.5 बिलियन पैसा निकाला, बाजार का रिटर्न करीब करीब 5% पॉजिटिव रिटर्न है। उसके बाद में इन्होंने 2025-26 में करीब करीब $20 बिलियन पैसा निकाला, बाजार का नेगेटिव रिटर्न है। पर इस साल बाजार का 3% रिटर्न है, जबकि पैसा निकला है $14 बिलियन। तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि जब वो पैसा निकालते हैं तो बाजार गिरता है। तो ये कहना कि जब विदेशी पैसा निकालता है तो बाजार गिरता है, ये सही नहीं है। तो हमें क्या बात समझ में आई है दोस्तों? हमें ये बात समझ में आई है कि विदेशी ने पैसा इसलिए नहीं निकाला है कि वो हिंदुस्तान से निराश है। हिंदुस्तान से निराश होने का कारण ही नहीं नजर आता है। हिंदुस्तान अभी भी दुनिया की मेजर इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर कैपिटल आपके पास इसलिए नहीं आता है कि आपकी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। कैपिटल आपके पास इसलिए आता है कि वो पैसे से पैसा बना सकते हैं, और पैसे से पैसा जब आप बनाते हैं तो ब्याज दरें बहुत काम करती है, क्योंकि ब्याज दरें आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को तय करती है।
आपका पैसा एफडी में रखा है जो 7% है। आप टांग पे टांग रख के बिना चिंता किए घर में सो के 7% कमा सकते हैं। इस वक्त 10 साल के सरकारी बॉन्ड की ब्याज दर 7% है। 7% का सरकारी बॉन्ड लेके आप आसानी से 10 साल तक 7% पैसा कमा सकते हैं। आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। अब मैं आपसे कहता हूं कि यहां इन्वेस्टमेंट कर, यहां तेरे को बहुत फायदा होगा, तो आप पैसा कब निकालेंगे? जब वो 10-12% होगा। अगर इतना फायदा मैं आपको नहीं दे सकता तो आप 7% सेफ से पैसा क्यों निकालेंगे? ध्यान से समझिएगा। तो आपने कितना पैसा मेरे से ज्यादा मांगा, इतना रिटर्न, 12% रिटर्न मुझे चाहिए। वो 12% का आधार क्या है? वो 12% का आधार 7% है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस 7% को ध्यान में रखिएगा। तो विदेशी जब 4 साल पहले आपके पास में आया था, उसका आधार 1% था। अब वो 4.5% हो गया है, क्योंकि वहां 3.5% ब्याज बढ़ गया है, तो वो आपसे ज्यादा रिटर्न मांग रहा है। आपके यहाँ सरकारी बॉन्ड का रिटर्न 7% है, एफडी का रिटर्न 7% है। आपने एफडी से पैसा निकाला, इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा रखा। आपने किस उद्देश्य से रखा कि भाई यहां मैं 12% कमाऊंगा? इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाल दिया। उसके बाद आपको बैंक से खबर आती है, क्या खबर आती है कि हमने एफडी का रेट 12% कर दिया है। बताइए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? दोबारा सुनिए, फिर कहता हूं, आपका पैसा एफडी में रखा है, 7% आप कमा रहे हैं। कोई आपसे आके कहता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, हिस्ट्री ये कहती है, इतिहास ये कहता है आप 12% कमा सकते हैं, और आप एफडी से पैसा निकाल के इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं। और आपको ये भी समझाया जाता है कि ऊपर नीचे भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप आराम से बैठे रहेंगे तो आप 12% कमा लेंगे। आप आश्वस्त होते हैं, बात को समझते हैं, एफडी से पैसा निकालते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। कहानी खत्म। आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, अभी 1 महीना भी नहीं निकला कि बैंक से आपके पास फोन आता है, और बैंक वाला आपको फोन करके ये बोलता है कि आप हमारे यहाँ से पैसा निकाल के लेके गए हैं 12% कमाने के लिए, हमने ब्याज 12% कर दिया है। बताइए आप क्या करेंगे? अरे तो वहां तो ऊपर नीचे होता है ना, यहां तो सेफ है, कुछ नहीं करना है, 12% कमाएंगे। तो समझिए इस बात को। 4 साल पहले अमेरिका में 1% की ब्याज दरें थी, आज 4.5% की बॉन्ड यील्ड्स है, 3.5% से बढ़ गई है। इसलिए वो जा रहे हैं। क्या करेंगे? जाना तो है, वापस कब आएंगे? सवाल यह है कि 4.5% की अमेरिका लंबे समय तक अच्छा शब्द नहीं है, झेल सकता है? नहीं झेल सकता है। क्यों नहीं झेल सकता है? पिछले वीडियो में तो बात तो की थी मैंने आपसे, दोबारा बात करूंगा। क्या सूरत हाल होगी, विदेशी कब आएगा? जरूर उस वीडियो को आप सुनिएगा, जरूरी वीडियो है, इसमें नहीं कर रहा हूं, लंबा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि वाकई में मेरे वीडियोस आपको मदद करते हैं इकोनॉमी को समझने में, बाजार को समझने में, निवेश को समझने में, तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पिछले वीडियो में 51% जिन्होंने देखा उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, 49% लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। पसंद आया है तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिए। वो मुझे बताता है कि मुझे कैसे वीडियोज आपके लिए बनाने हैं। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और उनका ज्यादा ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद।